हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 जून 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि 5 दशक में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए होगा मतदान। तो ये 5 दशक में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए मतदान होगा। अंतिम समय तक सहमति बनने की कोशिशों में विफल होने के बाद सत्ता पक्ष की ओर से ओम बिरला और विपक्ष की ओर से सुरेश यानी कि सुरेश के नामांकन दाखिल किए गए। विपक्ष की ओर से अध्यक्ष पद के लिए बिरला के समर्थन की एवज में उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की शर्त रखी गई थी, जिसे सत्ता पक्ष ने मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते अब बुधवार सुबह 11 बजे नए लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। इससे पहले 1976 और 1952 में लोकसभा अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ था। इस बीच भाजपा, कांग्रेस और तेदेपा ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर बुधवार को स्पीकर के चुनाव के दौरान लोकसभा में उपस्थित रहने को कहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार सत्ता पक्ष की ओर से लोकसभा अध्यक्ष के लिए सहमति बनाने की भरसक कोशिश की गई। ओम बिरला के नाम पर एनडीए के सहयोगी दलों में सहमति बनाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिनों में 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। मंगलवार की सुबह भी राजनाथ सिंह ने खड़गे को फोन किया, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी। विपक्ष की ओर से डीएमके के नेता टीआर बालू और केसी वेणुगोपाल बातचीत के लिए राजनाथ सिंह के कमरे में पहुंचे। राजनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बालू और वेणुगोपाल को ओम बिरला के नाम पर मनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी नेताओं ने साफ कर दिया कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है, इसलिए वह लोकसभा अध्यक्ष के लिए समर्थन के एवज में सत्ता पक्ष उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की गारंटी दे। आपातकाल थोपने वालों को संविधान से प्रेम जताने का अधिकार नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष जहां संविधान को सरकार के विरुद्ध अस्त्र बनाने का प्रयास कर रहा है, वहीं भाजपा ने भी उसी अस्त्र को और धार देकर खास तौर पर कांग्रेस का पलटवार किया है। 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को संविधान विरोधी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की 49वीं बरसी पर मंगलवार को कहा कि इसके काले दिन याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस ने बुनियादी स्वतंत्रता को खत्म किया और संविधान को रौंद दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। मुख्य विपक्षी दल पर निशाना थोपने वालों को हमारे संविधान के प्रति अपना प्रेम जताने का कोई अधिकार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों पर क्रूर अत्याचार किया। वहीं भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित गोष्ठी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपातकाल की बरसी पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए कहा कि संविधान की रक्षक बनकर घूम रहे विपक्षी नेताओं को मुखौटा जनता के सामने उतर चुका है। केजरीवाल की जमानत के निर्णय पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत देने की निचली अदालत के निर्णय पर रोक लगा दी है। ऐसे में वह अब भी जेल में रहेंगे। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने कहा कि कोर्ट में दाखिल की गई सामग्री पर विचार नहीं करने की ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पूरी तरह अनुचित है। अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु का रुख दर्शाता है कि उन्होंने केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का प्रयोग नहीं किया। ईडी की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताने का निचली अदालत का निष्कर्ष गलत था, क्योंकि हाई कोर्ट की समन्वय पीठ केजरीवाल के इस तरह के दावे को खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने पर होगी उम्र कैद व 1 करोड़ का जुर्माना। नकल माफिया पर सख्ती से निपटने के लिए अध्यादेश लेकर आई है यूपी सरकार, और अपराध साबित होने पर दोषियों की संपत्ति भी कुर्क होगी, और परीक्षा रद्द होती है तो सालवर गिरोह जो होगा उससे उसकी वसूली की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती व समीक्षा सहायक और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में नकल माफिया की सेंध मारी के बाद योगी सरकार अब भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा
अध्यादेश 2024 को हरी झंडी दी गई। इसके तहत पेपर लीक करने वालों पर 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा व 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोषियों की संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। परीक्षा रद्द होने पर सॉल्वर गिरोह से पूरा खर्च वसूला जाएगा। लोक भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 44 प्रस्तावों में से 43 को मंजूरी प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों का आयकर अब नहीं भरेगी सरकार। मध्य प्रदेश में अब सरकारी खजाने से मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर जमा नहीं किया जाएगा। उन्हें आम आदमी की तरह अपना आयकर स्वयं की जेब से भरना होगा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने वर्षों पुरानी कांग्रेस सरकार की इस परंपरा को मंगलवार को समाप्त कर दिया। राज्य मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलने वाले वेतन भत्ते पर लगने वाला आयकर राज्य सरकार अपने खजाने से भरती है। इस पर लगभग 79 लाख रुपए का व्यय आता है। आम और खास आदमी के बीच की खाई को पाटने का यह सबसे बड़ा और संवेदनशील निर्णय है। सीजेआई की जनता से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 29 जुलाई से 6 दिन सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि बेहिसाब लंबित मामलों को लेकर वह बहुत चिंतित हैं। उन्होंने देश के नागरिकों और वकीलों से इन परिस्थितियों का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विवाह व संपत्ति पर समझौते से जुड़े मामले, सड़क दुर्घटनाओं के दावों, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, सेवा व श्रम से जुड़े मामलों में द्रुत गति से निस्तारण पर लोक अदालत में काम होगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि सर्वोच्च अदालत गत 75 वर्षों से समय समय पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऐसी गतिविधियां चलाती रही है। लंबित मामलों में के ढेर देखते हुए इस न्यायिक संस्था के सभी जज इस लोक अदालत के प्रति प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। कहा कि लोक अदालत एक बहुत ही अनौपचारिक और तकनीक आधारित विधि से मामलों का समाधान करती है। चंद्रचूड़ ने कहा कि अपने सहयोगियों व कोर्ट के कर्मचारियों की ओर से वह सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि जिनके भी मामलों में लंबित हैं वह उन विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए लोक अदालत में अपना मामला रखें। विशेष लोक अदालत के जरिए लंबित मामलों से परेशान लोगों को त्वरित गति से सुनवाई का अवसर मिलता है। गंगा जल संधि पर लगातार हुआ है बंगाल से विमर्श। केंद्र सरकार ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए इस आरोप को निराधार बताया है कि भारत व बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि को 2026 से आगे बढ़ाने के फैसले को लेकर राज्य सरकार से विमर्श नहीं किया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पिछले 1 वर्ष के भीतर इस बारे में बंगाल और बिहार के साथ किए गए विमर्शों का पूरा लेखा जोखा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जल शक्ति मंत्रालय में जुलाई 2023 में एक आंतरिक समिति का गठन किया गया था ताकि संधि को आगे बढ़ाने के मुद्दों पर सभी पक्षों के साथ विचार किया जाए। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को मिले प्राथमिकता, वायुसेना प्रमुख। दुनिया में उभरती सुरक्षा चुनौतियों को लेकर वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने अपील की है कि भारत को अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में निवेश करना अत्यधिक जरूरी है। उन्होंने भारत की रणनीति, संस्कृति और मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में इसकी प्रासंगिकता भी बताई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल चौधरी ने मंगलवार को कैपस्टोन सेमिनार को संबोधित करते हुए भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अनुभवों और लगातार विकसित हो रहे भू राजनीतिक वातावरण से आकार लेती है। यह रणनीतिक स्वायत्तता, सावधानी और क्षेत्रीय अखंडता पर मजबूत ध्यान देने पर जोर देती है। चलिए अब आते हैं एडिटोरियल पेज पर। तानाशाही मानसिकता की उपज था आपातकाल। यह आर्टिकल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिखा गया है। इसमें कांग्रेस द्वारा लगाया गया, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल है, जिस पर जो देश था वो एक तरीके से जेल में तब्दील हो गया था। उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। ये एक तरफा पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसको स्किप करेंगे। शत्रुता के भाव से भरी संसद। देखिए, संसद में अभी तक जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते थे, और आपको एक बात बता दें कि संसद को चलाने में जो
1 मिनट का खर्चा आता है वो लगभग कई लाख रुपए आता है, और ये जो पैसे हैं वो जनता के इनकम टैक्स से दिए गए पैसे होते हैं। लेकिन जो ये आपस की तकरार है, द्वेष है, उसकी वजह से संसद नहीं चलती है, शत्रुता का भाव आता है, हमारी बातों को पटल पर नहीं रखा जाता है, और जहाँ पर अपने फ़ायदे की बात आती है वहाँ पर नेता ध्वनि मत से उन मुद्दों को, उन विधेयकों को पास कर देते हैं, चाहे उनकी सुविधाओं की बात हो, उनका वेतन वृद्धि की बात हो। इन सब बातों को लेकर वे एकमत हो जाते हैं, और जहाँ पर हम लोग के मुद्दे उठाने होते हैं वे कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो शत्रुता भाव की वजह से संसद में किस तरीके से गतिरोध पैदा हो रहा है, इस पर लिखा गया है आर्टिकल, इसको भी स्किप करेंगे हम। अब आते हैं बिजनेस पेज पर। पहली न्यूज़ है सेंसेक्स यानी कि शेयर मार्केट, जो पहली बार 78,000 के पार चला गया है। ऊंची ब्याज दरें विकास में बाधा नहीं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को कहा कि ऊंची ब्याज दरें विकास में बाधा नहीं डाल रही हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौद्रिक नीति आगे चलकर मुद्रास्फीति को कम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि देश विकास की राह में बड़े बदलाव की दहलीज पर है और एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ रहा है जहां वार्षिक आधार पर 8% वास्तविक जीडीपी को बनाए रखा जा सकता है। दास ने कहा कि आम तौर पर अगर विकास दर कायम रहती है तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी मौद्रिक नीति और आपकी ब्याज दरें विकास में बाधा के तौर पर काम नहीं कर रही हैं। ऊंची ब्याज दरों के कारण विकास को होने वाले नुकसान पर दास ने कहा कि ऐसी सभी चिंताएं गलत हैं और विकास लगातार तेज बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की टीम ने जून तिमाही में वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया था। टैक्स लगाए जाने से गुस्साई भीड़, केन्या की संसद में घुसी आगजनी। केन्या में टैक्स का बोझ बढ़ाए जाने से गुस्साए हजारों लोग मंगलवार को संसद परिसर में घुस गए। केन्या की संसद में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, दर्जन घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के कुछ हिस्सों में आग लगा दी। जिस समय प्रदर्शनकारियों ने केन्या की संसद के परिसर में आग लगाई और वो उस पर विधेयक में चर्चा चल रही थी। इस बीच नैरोबी में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में के बीच झड़प हुई और 10 लोगों की मौत हो गई है। गोलीबारी में 50 लोग घायल भी हुए हैं। अगले महीने रूस जा सकते हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने रूस की यात्रा कर सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA के हवाले से रॉयटर ने मंगलवार को बताया कि भारत और रूस प्रधानमंत्री मोदी की आगामी मॉस्को यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। एक राजनयिक सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा जुलाई में हो सकती है। चलिए, तो ये आज का यानी 26 जून 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।